बजट पेश होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और बजट का एक हिस्सा जाता है डिफेंस की तरफ, रेलवे सेक्टर की तरफ। और 2017 से यानी जब से रेलवे बजट को आम बजट का हिस्सा बनाया गया है तब से रेलवे की पॉलिसीज़, प्लानिंग और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में काफ़ी चेंजेस आए हैं। एक रीज़न जोड़ने का ये भी था कि जब रेल बजट सेपरेट हुआ करता था तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा किराए घटाने और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर ज़्यादा फोकस रहता था। रेलवे का बजट धीमे धीमे छोटा होता जा रहा था बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, लेकिन पिछले कुछ सालों से काफ़ी सुधार देखने को मिले हैं। हालांकि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन और बीते 7 साल के रिफॉर्म्स के बाद इस बार इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं ये हम इंडस्ट्री से ही समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संदीप ग्रोवर और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, खासतौर पे रेलवे सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के डेप्यूटी एमडी मिस्टर प्रीतिश चौधरी जी। प्रीतिश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मनी 9 पर। थैंक यू। तो सर आपसे मैं सवाल जवाब शुरू करूं या पूछूं आपसे कि किस तरह के एक्सपेक्टेशन है आपके या इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं इस बार बजट को लेकर। थोड़ा सा आपको ब्यौरा देना चाहता हूं कि पिछले साल बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट देखने को मिले थे या फिर अभी तक सिचुएशन कहां खड़ी है, फिर हम आगे बातचीत करते हैं कि इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, क्या फिर उम्मीदें हैं, क्या सरकार को करना ही चाहिए इस बार के बजट में। देखिए वित्त वर्ष 2025 यानी कि अगर हम पिछले बजट की बातचीत करें तो पूरे सेक्टर के लिए हमने देखा था कि 2,65,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और 5 जनवरी तक के जो आंकड़े हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ तक अगर हम देखें तो 76% के आसपास का जो खर्च है वो ऑलरेडी सरकार पूरा कर चुकी है, यानी कि जो मेजर पोर्शन है वो सरकार ऑलरेडी इसमें खर्च कर चुकी है। इसमें जो नए ट्रैक्स हैं उनको ले करने के ऊपर, डबल लाइन बनाने के ऊपर और क्षमता बढ़ाने के ऊपर 68% के आसपास का जो खर्च है वो हमने बनता हुआ देखा है। कुल मिलाकर देखें तो 81,713 करोड़ क्षमता बढ़ाने जैसे जो कार्य हैं उनके ऊपर सरकार की ओर से खर्च किया गया है और सुरक्षा से जुड़े जो काम है उस पर आवंटित बजट का 82% के आसपास की जो रकम है वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। तो ये तो बात हुई पिछले साल बजट में क्या क्या ऐलान हुए थे या कहाँ पे फोकस था सरकार का, कितना आवंटन हुआ था, अब क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं, उसके ऊपर मैं बढ़ूं। सर उससे पहले एक सवाल सबसे पहले आपसे यही लेना चाहता हूं इन जनरल सर, 2017 से या 2017 के बाद से जो स्थिति है वो कैसे इवॉल्व हुई है, क्योंकि 2017 से हमने देखा रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। तो आपका क्या मानना है सर, क्या स्थिति में सुधार हुआ है जब से आम बजट के साथ रेलवे बजट को मिलाया गया है, या आपको लगता है कि जब रेलवे बजट अलग रहता था वही सही था, वापस उसी सिचुएशन में लौट जाना चाहिए, वहां पे फोकस ज़्यादा सही रहता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जहां तक कि आपका सवाल था कि रेलवे बजट अलग रखें या एक साथ रखें, हमारे हिसाब से ये जो रेलवे बजट को जोड़ा गया था ये एक बहुत बड़ी विजन के साथ जोड़ी गई थी, जो जो कि एक इंडिया एट 2047 की जो विजन है। अ, अगर रेलवे को हम होलिस्टिक तरीके से देखते हैं, एक पूरे देश के बजट के हिस्से की तरफ, तो इसमें एक फोकस रहता है, एक इंक्लूसिविटी मिलती है रेलवेज को, और हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक मूव था। जहां तक हमारी उम्मीदें हैं इस साल की बजट की, पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि रेलवे को एक बहुत फोकस दिया जा रहा है रेलवे सेक्टर को। और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, एक बहुत ही क्लियर प्लान, एक बहुत ही क्लियर विजन के साथ इस सेक्टर पर काम किया जा रहा है, जो कि है एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये जो फोकस दी जा रही है रेलवेज को पिछले कुछ सालों से, ये फोकस जारी रहे। जारी रहेगा सर, और अगर इसको जारी रखना है तो पिछले बजट जैसे मैंने कहा कि 2,65,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। वैसे तो सर आपके लिए आवंटन बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री अगर ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कितना आवंटन बढ़ना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं जो कि बाजार ट्रैक करते हैं या इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं वो 10 से 20% का आवंटन बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2,90,000 करोड़ या फिर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो आवंटन है वो तो इस बार होना ही चाहिए। इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन आपकी सर? देखिए, अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि कितनी इंक्रीज है बजट में। हाँ। पर ये जो आपने फिगर्स बताए 10 से 20% के बीच, हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि ये इतनी छोटी सी एक कैपेक्स में इंक्रीज हम देखना चाहेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम देखेंगे। उम्मीद है कि केपेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा, आवंटन जो है सरकार की ओर से
वो रेलवे सेक्टर के लिए इस बार और ज़्यादा हो सकता है और कम से कम 10% 20% तक के जो अपमूव्स हैं या फिर जो आवंटन में बढ़ोतरी है वो इस बार बजट में देखने को मिल सकती है। अब जरा मेन बात पे आते हैं सर, फोकस एरिया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस बार बजट में? इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या हैं जो इंडस्ट्रीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, किस फेज से इंडस्ट्री गुजर रही है? आपके हिसाब से इस बार का जो बजट है उसमें किस चीज़ के ऊपर खास तौर पे फोकस रहना चाहिए? हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और जो चंद रिपोर्ट्स में पढ़े हैं, सेफ्टी पर एक की फोकस रहेगा जो माननीय रेल मंत्री जी ने भी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, हमने मीडिया में पढ़ा था। सेफ्टी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और टेक्नोलॉजी पर एक की फोकस रहेगा। हमारी ये भी उम्मीद रहेगी कि जो पैसेंजर नेटवर्क है, चाहे वो वंदे भारत के द्वारा हो, चाहे वो वंदे मेट्रो के द्वारा हो, चाहे वो अलग अलग किस्म की पैसेंजर ट्रेन के द्वारा हो, हमारी ये उम्मीद रहेगी कि पैसेंजर सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चार एरियाज में एक फोकस रहेगा। और जो फ्रेट सेगमेंट है, फ्रेट रोलिंग स्टॉक सेगमेंट है, वहां पर भी हम एक बढ़त एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के द्वारा हो, चाहे वो रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट के द्वारा हो, हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां भी हमें एक बढ़त दिखेगी। तो इसके लिए सर आपके हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है जब आप कह रहे हैं कि सेफ्टी के ऊपर फोकस होना चाहिए, इंफ्रा के ऊपर फोकस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस होना चाहिए? तो पहले अगर इंफ्रा की बात करें तो जब इंफ्रा की बात आती है तो फिर केपेक्स की बात सामने आती है। तो केपेक्स के लिहाज से अगर क्षमता विस्तार बढ़ना है रेलवे सेक्टर में तो आपका क्योंकि बहुत सारे फोकस एरियाज होते हैं, उसमें भी आप ट्रैक्स की बात कर रहे हैं या फिर कवच की बात कर रहे हैं, यानी कि सेफ्टी की बात कर रहे हैं, या फिर आप स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन की बात करें या फिर ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं होती है उसकी बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप इंफ्रा की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली किस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे आवंटन बढ़ना चाहिए या फिर फोकस बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्री को भी ज़्यादा उस तरफ स्क्यूड होना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो? रेलवेज देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेगमेंट या एक ट्रैक या एक सिग्नलिंग अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये जब पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है, सिर्फ तब जाकर कैपेसिटी बढ़ती है, सिर्फ तब जाकर एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जो ट्रैक लेइंग और सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स पे जो फोकस है, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि इन तीन सेगमेंट काफी फोकस रहेगा। और अगर आप ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अगर आप सिग्नलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और ट्रेन नहीं बढ़ाते हैं, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाकर कुछ फायदा नहीं। तो रेलवेज एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक होलिस्टिक बेसिस पर मूव करता है। सिर्फ पार्ट बाय पार्ट इंक्रीज में कोई फायदा हमें दिखता नहीं। ठीक है। तो सर जहाँ तक आपकी बात है, आप चूँकि टीटागढ़ में हैं तो आपका फोकस तो वैगन्स के ऊपर है, आप कोचेस बनाने के ऊपर बातचीत करते हैं, फोकस करते हैं, और हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ये आपके की एरियाज हैं। यानी कि होलिस्टिकली देखा जाए तो आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एक साथ चलती है, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आप चूँकि ट्रांसपोर्टेशन को केटर करते हैं खासतौर पर, तो उस लिहाज से ये जो तबका है रेलवे का, इसमें क्या खामियां हैं, किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे सिस्टम में क्या ऐसे सुधार लाने की ज़रूरत है जो कि इस बजट में एड्रेस किए जा सकते हैं, या फिर उसके बाद भी या उसके बाहर भी जो सरकार को एक फैसले लेने की ज़रूरत है? क्योंकि अब तो ये सरकार के अंडर ही आती है रेलवे मिनिस्ट्री भी, तो अब सरकार को ही फैसले लेने हैं इसमें सुधार के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, हालांकि पिछले बजट की भी जहाँ तक बात है तो एक मेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी बातचीत हुई थी, उसका भी आवंटन हुआ था। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर सुधार लाना है, जहाँ पे आपका फोकस है, क्या क्या स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए, और बजट में इस बार आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि वित्त मंत्री को जरूर बोलनी चाहिए? देखिए, रेलवेज की और सरकार की एक बहुत क्लियर विजन है, बहुत क्लियर प्लान जो है 2030 नेशनल रेल प्लान, जो कि फ्रेट लोडिंग और पैसेंजर लोडिंग की बात करती है। और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का विजन है कि एक वेटलेस फ्री भारत बाय 2030, इन चीजों की तरफ बहुत एक्शंस लिए गए हैं, बहुत एक्शंस लिए जा रहे हैं, और हमारी आशा यही है कि बहुत एक्शंस लिए जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा था कि और नए वंदे भारत ट्रेन अनाउंस होंगे इस बजट में, जो कि एक बहुत बड़ा कदम होगा पैसेंजर फ्री, वेटलेस फ्री इंडिया की तरफ। जो फ्रेट लोडिंग की प्लान्स है 2030 तक 3 बिलियन मेट्रिक टन्स कैरी करने की,
उसकी तरफ हम एक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि जो रोलिंग स्टॉक की प्रोक्योरमेंट होगी वैगन्स की, वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ती रहे। तो ऑल इन ऑल हम रेलवेज की जो एक प्लान है 2030 की और उसके आगे 2047 की, हम्म। उस प्लान की तरफ रेलवेज एक बहुत स्ट्रेट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और हमें यही आशा रहेगी कि वो डायरेक्शन जारी रहे। हम्म। सर, इसके अलावा अब जब आपने ये वंदे भारत ट्रेन्स की बात कही है, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि पिछले बार बजट में देखा जाए तो सरकार का जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस था। जो वंदे भारत ट्रेन्स की बात हुई या फिर बाकी जो आयुष्मान हुई या बाकी ट्रेनें हुई, उसमें हमने देखा था सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और एक जो तबका था, जो कि हम कहते हैं कि छोटा तबका है या फिर जो गरीब तबका तबका है या फिर जो आम आदमी है, उसको लेकर पिछले बजट में कोई खास अनाउंसमेंट्स नहीं देखने को मिले थे। प्रीमियम ट्रेन्स पर माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार का फोकस जारी रह सकता है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि जो कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, रेलवे स्टेशन को मॉडर्न और बनाया जाए, इसके ऊपर फोकस हो सकता है। और कुछ ऐसी नॉन एसी ट्रेनों पर भी खास ऐलान सरकार की ओर से किए जा सकते हैं। तो वंदे भारत के अलावा क्या जो आम आदमी है, जो कम पैसे के साथ सफ़र करना चाहता है या फिर जो सस्ती टिकट में सफ़र करना चाहता है, उसके ऊपर भी माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि अनाउंसमेंट आते हुए दिखें। आप क्या मान के चल रहे हैं सर? क्या पिछली बार पिछले बजट में इस तबके को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था? इसके ऊपर वापस फोकस करने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया की जो इकोसिस्टम है, जो रेलवे इकोसिस्टम है, उसमें सिर्फ एक किस्म की ट्रेन्स नहीं चलती हैं। उसमें वंदे भारत भी चलती हैं, आपकी ट्रेडिशनल एलएचबी कोचेस भी चलती हैं। हम्म। और एक जो जो इंडिया की ग्रोथ प्लान है, जो इंडियन रेलवेज की ग्रोथ प्लान है, उसके मुताबिक दोनों किस्म की ट्रेनें, चाहे वो वंदे भारत जैसी हाई टेक्नोलॉजी ट्रेन्स हो, चाहे वो एलएचबी कोचेस जैसे एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हो, हर किस्म की ट्रेन्स की कैपेसिटी और नंबर ऑफ ट्रेन्स को एनहांस किया जाएगा। और आपने कहा, सही कहा कि हमें भी यही सुनने को आ रहा है कि दोनों किस्म की ट्रेन्स, चाहे वो एलएचबी कोचेस हो, चाहे वो हायर टेक्नोलॉजी हाई स्पीड वंदे भारत जैसी कोचेस हो, दोनों पर एक फोकस है। और ख़ास तौर इनफैक्ट पे अगर आप साल के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखें और बजट रिपोर्ट्स देखें, तो उसमें 3,000 ट्रेन की फिगर की अनाउंसमेंट थी। अब उस 3,000 ट्रेन में से सिर्फ 400 या 500 वंदे भारत होंगे। बाकी के सारे जो ट्रेन है वो सब स्टैंडर्ड एलएचबी कोचेस होंगी, जनरल कोचेस होंगी, जो कि आम आदमी को केटर करेंगी। अच्छा, इसमें सर मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो हर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो एसी ट्रेन सुविधा है वो पहुंचाने की शायद सरकार इस बार लक्ष्य लेके चल सकती है। तो उस लिहाज से क्या आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर, अगर इस चीज़ को लेकर या इस तरह का कोई ऐलान होता है कि हर वर्ग के जो लोग हैं उन तक एसी ट्रेन पहुंचाने की बातचीत? हालांकि गरीब रथ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सरकार रन कर रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर फोकस बढ़ता है कि सस्ते टिकट के साथ अगर एसी ट्रेन लॉन्च की जाती हैं, तो उस तरह के वैगन्स बनाने के लिए आप कितने सक्षम हैं और आपके लिए कितना बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है ये आपकी इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल, ये आई थिंक बहुत बहुत अच्छा मूव होगा अगर ये अनाउंसमेंट होता है, और हमारी कैपेसिटी और हमारी कैपेबिलिटी पूरी की पूरी तैयार है। यदि ये अनाउंसमेंट होता है और ये टेंडर्स आते हैं मार्केट में, तो हम बहुत ही उत्तेजित तरीके से इसको देखेंगे। हम्म। तो सर, आप कह रहे हैं कि आप बहुत उत्साहित हैं, अगर इस तरह के कोई अनाउंसमेंट आते हैं तो आप तो इसको काफ़ी एक्साइटेडली लेंगे और आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। मैं बिज़नेस की बात आपसे बाद में करता हूं, लेकिन सर फिलहाल जो डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है वो किस तरह से है? क्या हमारे पास इतना स्कोप है कि जो घरेलू मांग है उसको हम केटर करने के बाद कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे पास गुंजाइश बचती है? पहले तो इस चीज़ का जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए, टीटागढ़ के लिए एक बहुत की फोकस एरिया रहेगा आने वाले वर्षों में। एक बार जब हम एक डोमेस्टिक मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं पैसेंजर सेगमेंट में, और अपनी पूरी एक कॉन्फिडेंस और एक लीडरशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं पैसेंजर डिवीजन में, एक्सपोर्ट मार्केट्स को हम एक बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ की तरह देखते हैं। इनफैक्ट पिछले साल में हमने अपनी पहली ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो कि प्रोपल्शन सिस्टम्स का एक हिस्सा होता है, हमने उसको एक्सपोर्ट किया यूरोप में, रोम के मेट्रो में फिट होने के लिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी तरीके से आने वाले वर्षों में हम एक्सपोर्ट मार्केट पर बहुत फोकस करेंगे।
फिलहाल सर आपके जो एक्सपोर्ट वाला हिस्सा है आपके टोटल सेल्स में देखा जाए तो कितना कंट्रीब्यूट करता है और आने वाले सालों में आप कैसे उसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आज के दिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। हाँ हाँ। और आने वाले वर्षों में हमारी जो पैसेंजर वर्टिकल है वो हमारे टोटल रेवेन्यू की करीबन 60% कंट्रीब्यूटर रहेगी, और फ्रेट वर्टिकल तकरीबन 40% कंट्रीब्यूटर रहेगी। अब एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक शेयर आज के दिन बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट जैसे जैसे समय इवॉल्व करता है वैसे वैसे हम आपके संग शेयर करते रहेंगे। अच्छा सर, ये सवाल पूछने के पीछे वजह ये थी कि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ अलग इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग बॉडीज़ को, उनके जो कमेंट्स आए हैं, जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन शेयर करी हैं, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि चाहे वो रेल व्हील्स हुए, कोच कंपोनेंट्स हुए, या फिर जो बाकी रेलवे के प्रोडक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर सरकार इंसेंटिव दे। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास गुंजाइश कितनी है जो डोमेस्टिक मांग है उसको केटर करने के बाद। और दूसरी बात, जो पीएलआई स्कीम्स हैं उसमें भी माना जा रहा है कि और उनको एक्सटेंड करना चाहिए और भी प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे वो रेल व्हील्स हों, चाहे वो कोच कंपोनेंट्स हों, या फिर अन्य रेलवे प्रोडक्ट्स हों, इन सबको भी पीएलआई में जगह देनी चाहिए, पीएलआई में इनको शामिल करना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, अगर एक पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस होता है रेलवेज में, चाहे वो कुछ प्रोडक्ट्स में हो, सारे प्रोडक्ट्स में हो, ये एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट देगा और हमारी एक्सपोर्ट करने की क्षमता को और इन्हांस करेगा। पर अगर हम हमारी कैपेसिटी की बात करते हैं, हम पैसेंजर कोचेस की एक कैपेसिटी लगा रहे हैं 850 कोच सालाना की, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। पर अगर एक पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस होता है चक्कों के लिए या अलग आइटम्स के लिए, तो ये जरूर एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ठीक है, पीएलआई स्कीम तो एक बड़ा बूस्ट हो गया सर। उसके साथ साथ ये जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो मॉडल है, इसको लेकर भी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, काफ़ी गंग हो है इस चीज़ को लेकर, और इसको लेकर सरकार को और ज़्यादा फोकस बढ़ाना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए, केपेक्स को और आगे बढ़ाने के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्टनरशिप रहेगी। जैसे हमारी जो वंदे भारत की टेंडर है बीएचईएल के साथ, जो कंसोर्शियम है, वो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि इंडियन रेलवेज की और इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनकी जो नॉलेज और एक्सपर्टीज बेस जो है, अगर उसे यूज किया जाए, उसे डेवलप किया जाए और उसे प्राइवेट सेक्टर के संग कंबाइन कर कर ग्रो किया जाए, तो ये बहुत बहुत फायदे देगा। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि चूंकि आप कह रहे हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, ये जो आप प्रोजेक्ट्स रन करते हैं वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, और सेक्टर की ये मांगे हैं इस बार की जो पूंजी की अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो काफ़ी आसानी से होनी चाहिए, सस्ती दरों पर होनी चाहिए। क्या आपकी भी ऐसी मांग है कि पैसे की जो उपलब्धता है वो आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर पैसे की उपलब्धता से इन प्रोजेक्ट्स में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? आज के दिन साहब, जहां इंडिया खड़ा है, पैसे की कमी ना, आई डोंट थिंक कोई भी इंडस्ट्री कंप्लेन कर सकता है कि कैपिटल की कमी है। अगर एक अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको अचीव करने के लिए एक प्लान है, तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स जुट के खड़ी है साथ में उस प्लान्स को साकारने के लिए। सर, मैं आपकी ऑर्डर बुक देख रहा था, मेरे पास Q2 एंड के जो नंबर्स हैं वो मेरे सामने हैं, क्योंकि Q3 के मेरे पास अपडेट्स नहीं है। सितंबर तक मैं देख रहा था, आपकी जो ऑर्डर बुक है सर वो 13,326 करोड़ रुपए की है, और इसमें अराउंड 14,500 वैगन्स हैं और 1592 मेट्रो और वंदे भारत कोचिज़ के भी जो नाम हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। और FY25 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसका जो पहला हाफ था, जो पहली छमाही थी, उसमें आपको कुछ 459 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। सर, फिलहाल के लिए देखा जाए तो आपका जो ऑर्डर बैकलॉग है वो किस तरह का नज़र आ रहा है, और ये जो बैकलॉग आपके पास खड़ा है, आप कितने अगले 2-3-4 या कितने सालों के लिए आपकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है वो भी आपको नज़र आती है? क्योंकि मैं आपके नंबर्स देख रहा था, वैसे तो आपके नंबर्स अगर हम मार्च 2022 से मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट आप 2 गुना या 3 गुना के आसपास हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स की, जहां तक बात है। क्योंकि अगर मार्च 2022 में 1468 करोड़ की सेल्स थी, तो वो मार्च 2024 में बढ़कर 3853 करोड़ पर हो गई। तो 2 गुना या 2.5 गुना के से भी ज़्यादा के नंबर्स ऑलरेडी आपके देखने को मिल चुके हैं। अभी आपकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, जो आपकी ऑर्डर बुक है, वो कितनी दर्शा रही है? बिल्कुल, तो आपने जो ऑर्डर बुक नंबर कोट किया है तकरीबन 13,500 करोड़,
वो एक्चुअली सिर्फ हमारी कंपनी के जो डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, चाहे वो मेट्रोज हो चाहे वो वैगन्स हो, वो उसका पिक। जो हमारी ऑर्डर्स जेवीज या कंसोर्शियम्स के थ्रू आई है वो एक अलग लाइन में रिपोर्ट होती है, जिसका वैल्यू है तकरीबन 14-14.5 हजार करोड़। तो अगर आप एक कंपनी की होलिस्टिक ऑर्डर बुक देखते हैं तो वो एज ऑफ Q2 वो तकरीबन 27 हजार करोड़ पर खड़ी है। जहां तक हमारी रेवेन्यू प्लान्स हैं, नॉर्मली हम फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस देते नहीं है, पर मैं आपके संग ये जरूर शेयर कर सकता हूं कि आने वाले क्वार्टर से एक 3,000 वैगन पर क्वार्टर के रन रेट पर वैगन प्रोडक्शन में हम स्टेबलाइज कर जाएंगे। हमारी जो मेट्रो और वंदे भारत वाली फैसिलिटी है वो ऑलरेडी अब रैंप अप चालू हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको कहा आने वाले कुछ सालों में वहां एक टोटल कैपेसिटी होगी 850 कोच सालाना। तो जो फ्यूचर है वो हमें काफी ब्राइट नजर आ रहा है, और जैसे जैसे टाइम इवॉल्व करेगा हम आपके साथ और शेयर करेंगे। आखिरी सवाल आपसे नॉर्मली सर। फॉरवर्ड, हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। मैं कह रहा था नॉर्मली फॉरवर्ड गाइडेंस हम देते नहीं, सो एज टाइम प्रोग्रेसेस वी विल शेयर मोर। ठीक है सर, तो वो तो रिजल्ट्स के साथ आ ही जाएगा जब आप तीसरी तिमाही के नंबर्स देंगे। लेकिन सर, चूंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक बड़ा नाम है पूरी वैगन इंडस्ट्री की, जहाँ तक बात है कोचिज़ की जहाँ तक बात है, तो मैं केवल टीटागढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होलिस्टिकली एज अ इंडस्ट्री आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, नीड ऑफ द आवर क्या है सर आपके हिसाब से? जो पूरी इंडस्ट्री है, एक चीज़ ऐसी या दो चीज़ें ऐसी या तीन चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो तो इस बार बजट में होनी ही चाहिए, या फिर किसी भी तरह से इंडस्ट्री को ये मिलनी चाहिए जिसके ऊपर इंडस्ट्री खड़ी हुई है, या फिर ये तो इंडस्ट्री की मांग है जो कि पूरी होनी ही चाहिए, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है, वो क्या चीज़ है जो आप सोच रहे हैं इस बार? आई थिंक ये सवाल 2 साल पहले 3 साल पहले भी पूछा गया था, और उस समय जो मेजर नीड ऑफ द आवर थी वो थी एक विजिबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। एक इंडस्ट्री को अगर विजिबिलिटी मिलती है तो बाकी चीजें वो इंडस्ट्री खुद हैंडल कर लेती, और वो विजिबिलिटी पिछले कुछ सालों से हमें दी जा रही है। रेलवे, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो भारत सरकार हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दे रही है इंडस्ट्री को, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए इंकरेजिंग फैक्टर है। और हमारी सिर्फ यही मांग रहेगी, यही आशा रहेगी कि ये जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले कुछ सालों से, ये ट्रेंड जारी रहे। चलिए ठीक है, तो सरकार अच्छा काम कर रही है। 2017 से जब से रेलवे बजट को आम बजट का हिस्सा बनाया गया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और यही ट्रेंड जो इंडस्ट्री है जिसको रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं प्रीतिश चौधरी जी, डेप्यूटी एमडी हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के, वो कह रहे हैं कि यही ट्रेंड आगे भी जारी रहे, सरकार की ओर से फोकस चलता रहे, और जो 2,65,000 करोड़ का आवंटन पिछले साल किया गया था वो 10 से 20% बढ़ना चाहिए। सेफ्टी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार का फोकस इस बार भी रहना चाहिए। यही मांगे हैं जो कि सरकार से इस बार इंडस्ट्री करके चल रही है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय हमें शेयर किया, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार रेलवे बजट से वो हमारे सामने रखा। बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ मनी 9 पर जुड़ने के लिए। चलिए, ये तो थे प्रीतिश चौधरी जी जो कि टीटागढ़ के डेप्यूटी एमडी थे, जो बता रहे थे कि रेलवे बजट को लेकर इस बार किस तरह की उम्मीदें हैं, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, क्या खामियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं जो कि फिलहाल इंडस्ट्री में चल रही हैं, और उसको किस तरह से सरकार इस बार एड्रेस करके चल सकती है। तो बजट को लेकर इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, बजट और इंडस्ट्री में हम लगातार आपके लिए फोकस कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ बातचीत के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और बजट में उनकी क्या मांगे हैं। इसी तरह से और भी मैनेजमेंट के साथ और भी कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत कर रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।